हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, यानी थाईपुसम जो है एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, अगर थाईपुसम त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका थाईपुसम जो त्यौहार है ना, ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, थाईपुसम त्यौहार को ही जो है ये आपका थाईपुसम थिरुवजा भी जो वो कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो आपका थाईपुसम जो त्यौहार है ना, ये आपके तमिल समुदाय के द्वारा जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में मनाए जाने वाले अगर अन्य प्रमुख त्यौहार की मैं बात कर लूँ तो देखिए, पोंगल, इसके अलावा जल्लीकट्टू, फ्लोट फेस्टिवल, कार्तिकई दीपम, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि पोपिर नृत्य किस राज्य के गालो जनजाति का जो है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका पोपिर नृत्य है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पोपिर नृत्य है ना, ये आपके मोपिन और गालो जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर अन्य लोक नृत्य की मैं बात कर लूँ तो देखिए, अजी लहामू, इसके अलावा रोपी, हुरकानी, पोनुंग, शेर और मोर नृत्य, बुइया, चलो, रेखाम पाड़ा और वांचो, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के जो वो लोक नृत्य हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के अगर प्रमुख त्यौहार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, लोसर, इसके अलावा सोलंग, बुरी बूट, मोपिन, ड्री फेस्टिवल, नयोकुम, रे सीडोनी, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ना, ये भारत के कुल आबादी का जो है ये कितने प्रतिशत जो वो रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ना, ये आपके कुल आबादी का जो है ये आपका 19.98 करोड़ रहा था। वहीं अगर प्रतिशत में बात कर ले तो ये जो आपका कुल आबादी का जो है ये आपका 16.5% रहा था। तो 16.5% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जनगणना 2011 में भारत की जो है जनसंख्या कितनी रही थी। तो देखिए, भारत का जो जनसंख्या है ना, ये आपका 1210 मिलियन रहा था। जिसमें अगर पुरुष की बात कर ले तो देखिए, पुरुष जो है ये आपका 623.72 मिलियन, यानी अगर परसेंट में बात कर ले तो ये आपका 51.54% जो है ये आपके पुरुष की जनसंख्या रही थी। वहीं अगर महिलाओं की जनसंख्या की बात कर ले तो ये जो आपका देश का 586 मिलियन यानी 48.46 महिलाएं जो है ये आपका जो वो रहती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सबसे आबादी वाला भी जो वो राज्य, और दूसरे स्थान पे जो है ये आपका महाराष्ट्र का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने जो वो जज थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है आपके कुल 8 जज थे। और संविधान निर्माताओं ने जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जजों की संख्या जो वो तय की थी। तो ऑप्शन में अगर आपका 8 दिया गया होगा तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में मुख्य न्यायाधीश के अलावा पूछा गया था, तो फिर आपका 7 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1950 के बाद जो है संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है कई बार कानून जो वो बनाए हैं। और इन कानूनों के तहत जो है न्यायाधीशों की संख्या भी जो वो बढ़ाई गई है। जैसे अगर बात कर ले, देखिए 1950 से अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का इतिहास को अगर देख लें तो देखिए, वर्ष 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है ये आपका 11 जो वो कर दिया गया था। वहीं अगर वर्ष 1960 की बात कर ले तो इसमें आपके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है ये आपका 14 कर दिया गया था। वर्ष 1978 में जो है
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है ये आपका 18 कर दिया गया था। वर्ष 1986 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है ये आपका 26 कर दिया गया था। और वर्ष 2009 में जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है ये आपका 31 कर दिया गया था। और इसके अलावा 2019 में जो है आपके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है ये आपका 34 कर दिया गया है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो आपके न्यायाधीशों की संख्या है ना ये आपका 34 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये सबसे अधिक किस राज्य का रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूर्वोत्तर राज्य का पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में जो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है ना ये आपके मिजोरम राज्य का रहा था। और मिजोरम राज्य का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 91.33% रहा था। तो मिजोरम राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के मुताबिक साक्षरता दर के मामले में अगर 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो देखिए पहले स्थान पे जो ये आपका केरल राज्य आता है जहां का लिटरेसी रेट जो है ये आपका 94% रहा था। दूसरे स्थान पे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का नंबर आता है। तीसरे स्थान पे आपका मिजोरम राज्य का आता है। यानी अगर राज्य में बात कर ले तो मिजोरम जो है ये आपका दूसरे स्थान पे आता है। और फिर आपका गोवा का नंबर आता है, फिर आपका त्रिपुरा का नंबर आता है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम की अगर क्रम की बात कर ले तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य आ जाता है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द ग्रोथ रेट फिक्स्ड इन द 5-year प्लान फ्रॉम 2007 टू 2012 वाज, यानी 2007 से 2012 के बीच जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना था ना इसमें आपके पंचवर्षीय योजना में जो है आपके निर्धारित विकास दर जो है ये क्या निर्धारित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 2007 से 2012 तक रहा था। और इस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित जो विकास दर रखा गया था ना ये आपका 9% रखा गया था। हालांकि जो आपका वास्तविक जो प्राप्त वृद्धि था ना ये आपका लगभग 8% ही जो है ये आपका प्राप्त जो वो किया गया था। तो इसमें आपका निर्धारित विकास दर पूछा गया था। तो 9% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पंचवर्षीय योजना का जो विषय रहा था ना यानी जो आपका क्या रहा था मुख्य उद्देश्य, तो ये आपका तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास जो है इसका जो वो विषय रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इस पंचवर्षीय योजना का यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो है अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इस योजना आयोग के जो वो अध्यक्ष रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है रूस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है रूस का द ऑर्डर ऑफ ये जो आपका सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये जो आपका रूस का जो वो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इस सम्मान से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2024 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये वाला ऑनर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जो है ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए पंडित भोलानाथ प्रसन्ना की बात कर ले तो ये जो आपके एक बांसुरी वादक थे, तो बांसुरी वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनका जो जन्म है ना ये वाराणसी में हुआ था। और ये जो आपके पंडित भोलानाथ प्रसन्ना थे ना ये आपके हरिप्रसाद चौरसिया के जो ये गुरु थे। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का पूछा जाए कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो ये भी आपके बांसुरी वादक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में जो है किन्होंने जो वो इस्तीफा जो वो दिया था, यहाँ पर इस्तीफा के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2024 में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो इस्तीफा है ना ये मनोज सोनी ने जो वो दिया था। तो मनोज सोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2024 से आपके यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके प्रीति सूदन को जो वो नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की जो पहली महिला थी ना ये आपके श्रीमती RM बाथ्यू यानी खुरबली थी। और इनका जो कार्यकाल है ये आपका 1992 से 1996 तक रहा था। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके प्रीति सूदन है ना ये आपके यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली जो है ये दूसरी महिला है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी के अगर पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि कौन थे, तो देखिए यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे ना ये आपके RN बनर्जी थे।
इसके अलावा बात कर ले यूपीएससी का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्य जो है अपने पद संभालने की तिथि से 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना, ये जो है इनका कार्यकाल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि आपका जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये अपना इस्तीफा जो ये किसे देते हैं, तो यह जो आपके भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप कर जो है अपने पद से इस्तीफा जो वो दे सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो है कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक संबंधित है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये आपके 315 अनुच्छेद से लेकर जो है 323 अनुच्छेद तक जो ये आपके संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि भूपर पट्टी के निचले सतह में मैग्नीशियम के अलावा जो है और कौन सा तत्व जो वो होता है। तो देखिए भूपर पट्टी के निचले सतह में मैग्नीशियम के अलावा जो है ये आपका सिलिकॉन और लोहा जो वो होता है। तो ऑप्शन में आपका सिलिकॉन दिया गया था, तो सिलिकॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। तो ये आपका ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि आपका 47% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे बात कर ले तो ये आपका सिलिकॉन पाया जाता है जो कि आपका 28% जो है सिलिकॉन पाया जाता है भूपर पट्टी में। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम का नंबर आता है जो कि आपका 8.10% पाया जाता है। उसके बाद आपका आयरन का नंबर आता है, फिर आपका कैल्शियम का नंबर आता है, फिर आपका सोडियम का नंबर आता है, फिर आपका पोटेशियम का आता है, फिर आपका मैग्नीशियम का आता है, फिर अदर आपके जो है तत्व के आ जाते हैं जो कि आपके 0.80% है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये किसने की थी। तो देखिए 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था। तो देखिए इनके माता का जो नाम था ना ये मूरी मौर्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स से आता है कि व्हाट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉल्ड, यानी विनिमय के माध्यम को जो ये क्या कहते हैं। तो देखिए विनिमय के माध्यम को जो है ये आपका मनी यानी मुद्रा जो वो कहा जाता है। तो मुद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में जो है क्या प्रावधान जो वो किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 49 में आपका ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वह कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या फिर स्थान या वस्तु को जिसे संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया हो उसे जो आपका क्षति, विरूपण, विनाश या फिर हटाए जाने या फिर बयान या फिर निर्यात से जैसा भी मामला हो उसे जो आपको सुरक्षित जो वो रखना होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 49 में जो ये प्रावधान जो वो किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पहली पंचवर्षीय योजना से अलग कैसे है। तो देखिए पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच के अगर सबसे बड़े अंतर की बात कर ले तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपके कृषि के क्षेत्र पर जो ये आपका केंद्रित था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये जो आपके त्वरित संरचनात्मक सुधार के लिए औद्योगिक को प्राथमिकता जो वो दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वर्ष 1861 में ब्रिटिश सरकार ने जो है कौन सा अधिनियम जो वो पारित किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1861 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम जो ये आपका पारित किया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अधिनियम था ना ये आपके यूनाइटेड किंगडम की संसद ने जो वो पारित किया था और इसी अधिनियम के जरिए भारत के कार्यकारी परिषद को जो है पोर्टफोलियो प्रणाली पर आधारित कैबिनेट के तौर पर जो है काम करने का प्रावधान भी जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम ने जो है पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना भी जो वो संभव बनाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार में जो है ये कितने रुपए की नगद राशि जो वो दी जाती है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार में जो है 1 लाख रुपए की नगद राशि जो वो दी जाती है। इसके अलावा इसमें जो आपके संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और एक जो आपका अंग वस्त्रम भी जो वो दिया जाता है। वहीं अगर संगीत एकेडमी फेलोशिप के बारे में पूछा जाए तो देखिए एकेडमी फेलोशिप में जो है ये 3 लाख रुपए की नगद धनराशि जो वो दी जाती है। तो 1 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आर वैशाली जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए आर वैशाली की बात कर ले तो ये जो आपका शतरंज यानी चेस से जो वो संबंधित है। और आर वैशाली जो ये आपके भारत के 84वीं जो है ये आपके ग्रैंड मास्टर जो वो बनी है। और यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो आपके तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके आर वैशाली है ना ये आपके भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंदा की जो है ये आपकी बड़ी बहन है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
वहीं अगर अब हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका आया था कि तलवार एक अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पे ऑप्शन में आपका अस्त्र है, शस्त्र है, इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तलवार जो है ना, ये एक आपका शस्त्र है, जो और शस्त्र किसे कहते हैं, तो देखिए शस्त्र वे हथियार होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़कर जो वो चलाया जाता है। वही अगर अस्त्र की बात कर ले तो वो अस्त्र वे हथियार होते हैं जिन्हें फेंक कर जो वो चलाया जाता है। तो तलवार आपका किस प्रकार का हो गया, तो ये आपका जो एक शस्त्र हो गया, तो शस्त्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन जो है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है, जहां पे आपका जो है एक ऑप्शन आपका झील जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका झील शब्द है ना, जो कि आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक कोई जीके से प्रश्न आया था, बच्चे द्वारा पूछे स्पष्ट रूप से मिल नहीं पाया है। भोपाल में जो है ना आपका 2024 में कोई आपका एक सबमिट हुआ था, उसमें जो आपका संस्करण पूछा गया था कि इसमें जो आपका कौन सा संस्करण जो है वो हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 18वां संस्करण, 22वां संस्करण, 25वां संस्करण ऐसे करके जो वो दिया गया था। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर ये प्रश्न याद है, मैं फिर से आपको बता दूं कि 2024 में भोपाल में आपका कोई सबमिट हुआ था, तो सबमिट कौन सा दिया गया था क्वेश्चन में, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा हिंदी में आपका एक आया था कि बारिश के बाद मौसम 7 रंगों वाला हो गया है, तो इसमें आपका जो है 7 रंगों वाले का जो है बताना था। तो ऑप्शन में आपका इंद्रधनुष जो है वो दिया गया था, तो इंद्रधनुष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिंदी में जो आपका इच्छा का प्रवाची शब्द पूछा गया था, तो देखिए इच्छा का जो प्रवाची शब्द होता है ना, ये आपका अभिलाषा होता है, आकांक्षा होता है, कामना होता है, लालसा होता है, मनोकामना होता है, अस्प्रिया होता है, वांछा होता है, इसके अलावा ईर्ष्या होता है और मर्जी होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है गला छुड़ाना का मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गला छुड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना, ये आपका पीछा छुड़ाना होगा या फिर छुटकारा पाना होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर भयभीत शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए भयभीत शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका निर्भय होता है। इसके अलावा भयभीत शब्द के अन्य विलोम शब्द की बात कर ले तो बहादुर होता है, शांत होता है, निडर होता है, साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है और वीर होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका देशज विदेशज से आया था कि फिल इन द ब्लैंक्स था, बेटों को बुला कर लाओ, इसमें आपको विदेशज जो वो भरना था। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया था कि इस महिला के, इस औरत के, इस स्त्री का जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका औरत जो शब्द है ना, एक आपका जो वो विदेशज शब्द है, यानी फारसी भाषा का जो वो शब्द है। तो इस औरत के बेटे को बुला कर लाओ, ये जो आपका जो है वो विदेशज शब्द होगा। तो इस औरत यानी औरत वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर मैथ्स के भी प्रश्न बताइए, तो मैथ्स के प्रश्न जो है इसमें लगभग मैं सारे प्रश्न आपको बता देता हूं। तो देखिए मैथ में जो है आपके 3 बोर्ड मार्क्स से जो आपके प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। उसके अलावा एक आपका क्वेश्चन था कि एक वस्तु में क्रमशः 10%, 30%, 25% की कमी होती है, तो फिर चौथे मंथ में जो है ये आपका 60% की वृद्धि होती है। तो वस्तु पर जो है ये कितना परसेंटेज का जो वो प्रभाव पड़ा है, परसेंटेज का प्रभाव जो वो पूछा गया था। तो जहाँ पे बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में सर सब जो है 20% से ज़्यादा था, मेरा आंसर जो वो नहीं निकल कर आ रहा था जब एग्जाम दे रहे थे। लेकिन जब वो घर पर आकर जो क्वेश्चन जब ये सॉल्व कर रहे थे ना, तो उनका जो निकल कर आ रहा था ना, ये आपका 24 पॉइंट जो है वो नुकसान होगा, इस प्रकार से जो उनका आंसर जो वो निकल कर आ रहा था। तो अगर 24 आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं इसे सॉल्व नहीं किया हूँ, आप लोग सॉल्व करके भी जो वो चेक कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और इस बच्चे का जो आंसर आ रहा था ना, वो 24 जो वो निकल कर आ रहा था। एक क्वेश्चन आपका रेशियो प्रोपोर्शन से आया था कि एक रेशियो से था 4:9 में 10 वर्ष का अंतर है, तो 4 वर्ष बाद जो है इसका रेशियो क्या होगा। तो इसको भी जो है बच्चे ने सॉल्व किया था और उनका जो आंसर निकल कर आ रहा है ना, वो 12:21 जो वो निकल कर आ रहा है। हालांकि बच्चे ने बताया कि ऑप्शन में वहाँ पर 12:21 नहीं दिया गया था, 12:22 दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है ये आपके 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के जो ये आपका बराबर है, तो कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा गया था। तो देखिए इसमें जो प्रॉफिट होगा ना, ये आपका 66.67% होगा। तो बच्चे ने सॉल्व किया था, तो इनका जो आंसर निकल कर आ रहा है ये आपका 66.67% निकल कर आ रहा है। ऐसे आप सॉल्व करके बता दीजिएगा कि इसका जो है वो सही उत्तर बच्चे का आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये आप जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद आपका था कि 154 क्रय मूल्य 66 प्रॉफिट के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो बच्चे का आंसर जो वो 75% निकल कर आ रहा था और ऑप्शन भी आपका यही दिया गया था, तो 75% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि मैं मैथ के जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ, आप फिर से एक बार आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखकर तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा एक आपका था रेशियो था, सर यह सवाल उम्र से था, आंसर शायद इसका जो आंसर निकल कर आ रहा था ना रेशियो में, जो आपका 4:9 था और 10 वर्ष का अंतर, यानी मैं क्वेश्चन फिर से आपको दिखा दूं। हाँ तो शायद ये वाला बोल रहे थे कि एक रेशियो में
रेशियो 9 में 10 वर्ष का अंतर है तो 4 वर्ष के बाद जो है रेशियो क्या होगा, ये प्रकार से आ रहा था। ठीक है, तो ये उम्र से था आंसर, शायद इनका जो है 6:11 जो वो निकल कर आ रहा था। आपका कितना निकल कर आ रहा है ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शंकु का आयतन और ऊंचाई दिया गया था, त्रिज्या पूछा गया था, तो इनका जो त्रिज्या निकल कर आ रहा है ना वो 42 अंडर रूट 42 जो वो निकल कर आ रहा है। तो आपका क्या निकल कर आ रहा था आप जो है ये कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है जहाँ पर हाइट जो है 12 और वॉल्यूम जो है आपका 168 जो है आपका सेंटीमीटर क्यूब जो वो दिया गया था क्वेश्चन में। इसके बाद एलसीएम से भी आपका प्रश्न आया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना ये आपका 5184 है और एचसीएफ जो ये आपका 24 है, तो एलसीएम जो ये क्या होगा। तो देखिए बच्चे ने बताया कि इनका जो आंसर निकल कर आ रहा ना ये 216 जो वो निकल कर आ रहा था। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस प्रश्न में जो है कितना आंसर जो वो निकल कर आ रहा था। और आपको कैसे कमेंट करना है, आप टाइम स्टैम्प जो वो देख कर बता दीजिएगा। जैसे अभी आपका टाइम कितना हो रहा है, तो देखिए अभी जो आपका टाइम है 21.57 हो रहा है, तो आप ये बताइएगा कि 21.57 में जो है इसका आंसर जो वो कितना निकल कर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से भी देखने को मिला था कि विजय के पास कुछ रुपए हैं, उसके दो बेटों के 14 वर्ष और 15 वर्ष के बाद 10% के दर से रुपया बराबर हो जाता है, तो प्रकाश के पास जो है ये कितना रुपया जो वो मिला। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। उसके बाद आपका इस प्रकार से आपका सीरीज दिया गया था 7, 17, 25, 53, 61 कोई सीरीज था। आगे का आंसर क्या आएगा इस प्रकार से था और ऑप्शन में जो आपका 120 प्लस जो है वो दिया गया था। बच्चे ने बताया कि इसका जो आंसर है ना वो नहीं कर पाए थे, तो आपका क्या आंसर निकल कर आ रहा था आप जो ये कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से सीधा पूछा गया था कि माता के भाई यानी मामा जो है इसका आंसर निकल कर आ रहा था ब्लड रिलेशन वाले का। आपका ब्लड रिलेशन में क्या आंसर निकल कर आ रहा था ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट से आपके दो प्रश्न देखने को मिले थे, जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट से जो थे ना ये आपके 7 लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया था। और दूसरा जो सीटिंग अरेंजमेंट से था कि 8 लोग 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में जो आपके 4-4 लोग हैं, पहली पंक्ति वाले उत्तर की ओर और दूसरी पंक्ति वाले जो है ना ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो पंक्ति 1 और पंक्ति 2 के एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि 10% की वार्षिक दर से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ये आपका 124 है, तो क्रय मूल्य जो वो कितना होगा इस प्रकार से पूछा गया था। तो इस बच्चे का जो आंसर निकल कर आ रहा है ना वो 4000 शायद निकल कर आ रहा है, तो आपका इसका आंसर निकल कर क्या आ रहा था आप जो है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज दिया गया था, तो मूलधन पूछा गया था कि इसमें मूलधन जो वो कितना निकल कर आ रहा है। 2024 में यूपीएससी अध्यक्ष पद में किसने इस्तीफा दिया, तो मनोज सोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गणित में आपका एक औसत से भी सवाल पूछा गया था कि एक 50 नंबर की परीक्षा में 20 अभ्यर्थियों का एवरेज मार्क्स जो है ना वो 40 नंबर आता है, तो 25 अभ्यर्थियों का एवरेज मार्क्स जो वो 34 है और 15 विद्यार्थियों का एवरेज जो मार्क्स है ना ये आपका 26 है, तो परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो एवरेज मार्क्स है ये कितना है ये पूछा गया था। तो इनका जो आंसर निकल कर आ रहा था ना वो 34 निकल कर आ रहा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है ये कितना आंसर जो वो निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक आपका टाइम वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक समान कार्य को अजय और विजय जो है क्रमशः 6 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एकांतर रूप से विजय द्वारा शुरू करने पर कार्य जो है ये कितने दिनों में पूरा होगा। तो इनका जो आंसर निकल कर आ रहा था ना वो 9.5 दिन जो वो निकल कर आ रहा था। तो आपका कितना आंसर निकल कर आ रहा था आप जो ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा समय और दूरी चाल से भी आपके 2 सवाल देखने को मिले थे, जहां पर एक सवाल था कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 45 मीटर में जाता है और आते समय 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है, तो उसका औसत गति जो वो पूछा गया था। तो देखिए इनका जो औसत गति निकल कर आ रहा है ये आपका 53.33 जो वो निकल कर आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि एक व्यक्ति किसी दूरी का 3/5 भाग जो है 84 किलोमीटर पर आवर और शेष दूरी को जो है ये आपका 56 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति जो वो पूछा गया था। तो देखिए इसकी जो औसत गति निकल कर आ रहा है ना वो 70 किलोमीटर पर आवर जो वो निकल कर आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसका आंसर जो है वो कितना निकल कर आ रहा है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी सामान्य गति के 1/4 गति से तय करता है, तो वह 45 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि व्यक्ति अपनी सामान्य गति से जाएगा तो उसका जो है कितना समय यानी मिनट में लगेगा, तो उनका जो समय लगेगा ना वो 15 मिनट लगेगा। तो इस बच्चे का 15 मिनट जो वो निकल कर आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनका जो ऑप्शन है आंसर है ना आपका निकल कर जो वो कितना आ रहा है। तो देखिए मैं इस बच्चे को जो है तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है बहुत सारे प्रश्न जो है मैथ के भी बताए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को जो वो हेल्प हुआ है।
अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर बीसी प्लस जीके जीएस का आता है, तो मैं बोल दूं कि आप वीडियो पहले पूरा देख लो। मैंने जीके जीएस तो बताए ही, साथ में हिंदी के प्रश्न भी बताया और मैथ के भी लगभग 10 से प्लस प्रश्न जो है इस वीडियो में जो है आपको देखने को मिले हैं। इसलिए मैं 30 प्रश्न जो है इस थंबनेल पे जो वो लिखा हूँ, तो कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि सर 30 प्रश्न नहीं आते हैं। मैं देखिए, मैं जो भी प्रश्न मिलते हैं, मैथ्स के प्रश्न मिलते हैं, जीके जीएस के प्रश्न मिलते हैं या फिर हिंदी के प्रश्न मिलते हैं, सभी प्रश्नों का जो है मैं डिस्कशन कराता हूँ और साथ ही साथ रीजनिंग के प्रश्न को भी जो है अगर मिल जाते तो मैं सारा कुछ आपको डिस्कशन कराता हूँ। तो इसी प्रकार आप भी दूसरे बच्चों का हेल्प कीजिए। जब आपका एग्जाम हो जाता है तो टेलीग्राम पे जो आप क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने क्वेश्चन जो वो भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पूरे यूट्यूब में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतने क्वेश्चन, भले ही वीडियो लेट आए, लेकिन इतने क्वेश्चन जो आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। मात्र एक मेरा ही चैनल है जो आपको बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो वो ला कर देता है। तो इसके लिए जो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।